Assalamu alaikum. Welcome to Z Academy. Hope you and your families are doing well. I am Zaman और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज पे. Since Bitcoin is performing quite well from past few months and I have been receiving a lot of messages from my friends कि क्रिप्टो करेंसीज क्या है, इनमें ट्रेडिंग कैसे करनी है. So I decided to make this video at once for all the people out there. I hope आपको कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा इस वीडियो को देखने के बाद. So this session is basically for those people who want to understand the crypto space from scratch, जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री क्या है. ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है. सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो के कंटेंट्स की, जो चीज़ें इस वीडियो में शेयर होंगी. सबसे पहले हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मनी पे, कि पहले दौर में क्या कॉन्सेप्ट था और वक्त के साथ साथ वो कैसे चेंज हुआ. उसके बाद हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज पे, हिस्ट्री पे, क्रिप्टो माइनिंग क्या है, गवर्नमेंट कैसे इन्वॉल्व है इस सब में, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के. उसके बाद हम इसका कंपैरिजन करेंगे दूसरे बिजनेसेस के साथ, कि अगर कोई बंदा किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करता है और एक बंदा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करता है तो ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट कौन सी है. उसके बाद हम इसका कुछ डाटा देखेंगे कि पास्ट में लोगों ने इससे कैसे बेनिफिट लिया, और एट द एंड हम बात करेंगे कि हम इस सब को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. सो मूविंग ऑन, मैं अपने बारे में बताता चलूँ तो आई हैव बीन इनटू क्रिप्टो इंडस्ट्री फॉर मल्टीपल ईयर्स नाउ. आई स्टार्टेड बैक इन 2020 और मैंने ई कॉमर्स से स्टार्ट किया था. उसके बाद आई डिड फ्रीलांसिंग कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद मुझे क्रिप्टो इंडस्ट्री का आइडिया हुआ, तो तब से अब तक मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ. सो मूविंग ऑन, हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की. इन्फ्लेशन बेसिकली होती है महंगाई को हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक चीज़ पिछले साल 100 रुपये की थी तो वो इस साल आपको पाकिस्तान के डाटा के अकॉर्डिंग 23.1% इंक्रीज़ हुआ इन्फ्लेशन में. मतलब जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 123 रुपये की हो गई. मतलब कि आपके परचेजिंग पावर उतनी नहीं रही. और इसकी हम एक एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि अगर एक बंदा XYZ और वो सेविंग करता है 1 लाख रुपये एवरी ईयर, और 5 साल तक वो सेव करता है कि 5 लाख का वो कुछ लेगा. फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी लेगा 5 लाख की, तो 5 साल बाद उसने तो अपने अकॉर्डिंग 5 लाख जमा कर लिया, पर उसकी परचेजिंग पावर उतनी नहीं रही. हो सकता है जो गाड़ी उसने 5 लाख की सोच के जो उसने अपनी सेविंग्स की थी वो गाड़ी अब 8 लाख की हो गई है, 9 लाख की हो गई है. सो मूविंग ऑन, हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी पे. एवोल्यूशन ऑफ मनी में सबसे पहले चलता था बार्टर सिस्टम में चीज़ें एक्सचेंज होती थी. उसके बाद फिर गोल्ड आया जो एज अ करेंसी यूज़ होना स्टार्ट हो गया. फिर मेटल कॉइन्स आए, फिर पेपर करेंसी नोट्स जो आजकल भी चल रहे हैं. उसके बाद आपके ATM कार्ड्स, प्लास्टिक कार्ड्स आ गए. फिर ये बैंकिंग सिस्टम आ गया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गई, और एट द एंड फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसीज का. सो बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया जो कि AI ने बनाई है, तो उसको देख के आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि एवोल्यूशन ऑफ मनी का क्या कॉन्सेप्ट है. सो हम वो वीडियो देखते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं फिएट मनी पे. सो फिएट मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि पहले कोई भी कंट्री सिर्फ उतने नोट्स प्रिंट कर सकता था जितना उसके पास रिजर्व में गोल्ड पड़ा होता था. सही है. तो फिएट मनी का कॉन्सेप्ट तब आया जब गवर्नमेंट ने अपनी मर्ज़ी से नोट्स प्रिंट करना शुरू कर दिया. अब अमेरिका है, वो अपनी मर्ज़ी से US डॉलर प्रिंट करता रहता. तो जब एक चीज़ की मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी डिमांड कम हो जाती है. डिमांड कम होने का मतलब यह है कि उसकी वैल्यू नहीं रहती. करेंसीज इस वजह से डीवैल्यू हो जाती हैं. तो फिएट मनी का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि गवर्नमेंट्स ने अपनी मर्ज़ी से जो नोट्स प्रिंट करना शुरू कर दिए, उसकी वजह से जो उनके अंदर डिवैल्यूएशन आना स्टार्ट हो गई, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिप्टो करेंसीज आई हैं. तो क्रिप्टो करेंसीज में सबसे जो बेसिक बिटकॉइन जो उसका सबसे पहला कॉइन है, उसका बेसिक यूज़ केस ये है कि उसकी एक लिमिटेड सप्लाई है. 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं जो पूरी दुनिया में यूज़ होने हैं वर्ल्ड वाइड, और उसकी सप्लाई को कोई भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी ज़्यादा या कम नहीं कर सकता. सही है. सो मूविंग ऑन, हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज पे.
तो क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली डिजिटल मनी है। जिस तरह हमारी बैंकिंग ऐप्स में हमारे पास पैसे हमें शो हो रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह क्रिप्टो करेंसीज हैं। इसके आगे एक्सचेंजेस हैं, वॉलेट्स हैं, उसकी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस डाटा इसका देखते हैं। प्रीवियस डाटा को हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं थोड़ा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी गौर से बात सुननी पड़ेगी। समराइज़ करते हैं बिटकॉइन को। जिस तरह कुछ लोग डॉलर्स लेते हैं, डॉलर्स लेके होल्ड करते हैं, 2 साल 3 साल के लिए डॉलर ले लेते हैं। उसके बाद जैसे डॉलर की प्राइस ऊपर जाती है वो डॉलर्स को बेच के अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। आज से 10 साल पहले 2014 में $1 की प्राइस थी 100 रुपया। आज डॉलर की प्राइस क्या है? 300 राउंड अबाउट हम लगा लेते हैं। और 2014 में बिटकॉइन की प्राइस थी $100, मतलब 10,000 रुपीज़ का एक बिटकॉइन था 2014 में। आपके साथ थोड़ा सा डाटा शेयर करता हूँ। अगर आपने 10,000 रुपये के डॉलर्स लिए होते 2014 में, तो आज आपने 30,000 रुपीज़ बना लिए होते, जिस तरह डॉलर की प्राइस ऊपर गई है। लेकिन वही अगर आपने 10,000 का बिटकॉइन लिया होता एक 2014 में, तो आज आपने 1.5 करोड़ बनाया होता। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि बिटकॉइन की मार्केट किस तरह बूम करती है और क्या पोटेंशियल है इसका। बात करते हैं क्रिप्टो माइनिंग पे। तो क्रिप्टो माइनिंग का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह हम एटीएम से पैसे विड्रॉ करवाने जाते हैं, तो हमारी एक फ़ी डिडक्ट होती है 25 रुपये। वो बेसिकली जो पावर कंज्यूम कर रहा है एटीएम की मशीन, वो वाली डिडक्शन होती है। सेम इन केस जिस तरह क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन होती है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, या एक पर्सन दूसरे पर्सन को जब ट्रांसफ़र करता है क्रिप्टो करेंसी, तो उसके दरमियान में ये वाले कंप्यूटर जो हैं इनके प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं जो उसकी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करते हैं। ये जो फ़ी डिडक्ट करते हैं उसका एक पोर्शन माइनर को मिलता है। मूविंग ऑन, यहाँ पे कुछ डाटा है बिटकॉइन हाल्विंग का। हाल्विंग बेसिकली अभी आपने अपने माइंड में सिर्फ यही रखना है कि रफली हर 4 साल बाद बिटकॉइन का एक इवेंट आता है जिसके अंदर जो माइनर्स को रिवॉर्ड मिल रहा होता है वो हाफ़ हो जाता है हर 4 साल बाद। तो जब एक चीज़ की सप्लाई कम होगी, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। सही है। मूविंग ऑन, हम बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम अपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं। हमारी मनी बैंक के पास चली गई, हमारे उसके बाद बैंक अकाउंट्स आ गए, तो हमें कंट्रोल कौन कर रहा है? बैंक्स। ये हो गया सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। इसी चीज़ को अगर हम क्रिप्टो स्पेस में देखें, तो क्रिप्टो स्पेस में हर चीज़ डिसेंट्रलाइज्ड है। कोई भी अंदर थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है जो आपका पैसा कंट्रोल कर रही है। आपका पैसा आपके पास है। तो ज़्यादा बेहतर अप्रोच क्या रहेगी कि आपका पैसा कोई और कंट्रोल करे कि आपका पैसा आपके अपने कंट्रोल में हो? तो आई गेस कि आपका आंसर भी यही होगा कि आपका पैसा आपके अपने कंट्रोल में होना चाहिए। आई होप कि आपको सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की समझ आ गई होगी। मूविंग ऑन, हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की। तो ब्लॉकचेन का बस आप इतना याद रखें कि ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर पूरी क्रिप्टो स्पेस जो है बनी हुई है। उसके बाद हर कोइन के अपने अपने यूज़ केसेस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बिटकॉइन एटीएम्स की। तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप वाली साइड पे आपको बिटकॉइन के एटीएम्स इंस्टॉल हुए नज़र आएंगे, जहाँ से आप बिटकॉइन बाई भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। इसके बाद एक कोट लिखी हुई है जिसका मतलब यही है कि अक्लमंद वही होता है जो बंदा वकलात के मुताबिक अपने आप को चेंज कर लेता है, अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। इसके बाद हम क्रिप्टो को कंपेयर करते हैं अदर बिजनेसेस के साथ, जिसके अंदर सबसे पहले रियल एस्टेट का नाम आता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग रियल एस्टेट को एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट समझते हैं और ये सेफ़ है भी। तो इसके अंदर हम देखते हैं 10.6% इसका एनुअल रिटर्न है। मतलब अगर आपने 1 करोड़ का कोई प्लॉट बाई किया तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर साल बाद उसकी प्राइस 10% इंक्रीज़ होगी और 10 साल बाद आपका 1 करोड़ 2 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप ये सिंपल सी कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी। सेम अगर हम इसको कंपेयर करें बिटकॉइन के रिटर्न्स के साथ, तो बिटकॉइन के रिटर्न्स हमने पीछे भी डिस्कस किया, हम यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। इसकी प्राइस आप देख सकते हैं कि किस तरह हर साल ये इसकी मिनिमम प्राइस है और ये इसकी मैक्सिमम प्राइस है। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह इसने लोगों को बेनिफिट किया। में से बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी क्विक मनी बन रही है, ये हलाल है कि हराम है। तो इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह देता हूँ कि क्रिप्टो के अंदर आगे ट्रेडिंग की टाइप्स हैं। एक स्पॉट ट्रेडिंग है, एक फ्यूचर ट्रेडिंग है। जो मैंने आपको रिटर्न्स दिखाए हैं वो सारे स्पॉट ट्रेडिंग के रिटर्न्स हैं। फ्यूचर के इससे ज़्यादा हो सकते थे, पर फ्यूचर को कंसिडर किया जाता है कि वो हराम है क्योंकि उसके अंदर लिवरेज इंक्लूडेड होती है। आपको क्रिप्टो स्पेस में ऐसे कॉइन्स भी मिलेंगे जिनके यूज़ केसेस में सूद शामिल है, इंटरेस्ट शामिल है। तो आपने उन कॉइन्स में इन्वेस्ट नहीं करना। वो आप जब एक दफ़ा क्रिप्टो स्पेस में आएंगे आपको रिसर्च करने का तरीका पता चलेगा कि कैसे आप किसी कॉइन के बारे में जान सकते हैं। तो वहाँ से आपको बेटर आइडिया होगा कि आपने किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है और किस कॉइन में नहीं करना।
तो हलाल वर्सेस हराम का आई गेस यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सीधा एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप एक प्लॉट बाय करते हैं, उसको होल्ड करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल, जितने साल आप चाहें होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप डॉलर लेके होल्ड करते हैं, उसी तरह आपने स्पॉट में कोई भी क्रिप्टो का कॉइन लेना है, उसे आप 10 साल रखें 100 साल रखें, जितने साल आपका दिल करता है आप रखें। सो आई गेस मैंने यहाँ से अपना हलाल वर्सेस हराम का पॉइंट क्लियर कर दिया है। सो अब बात करते हैं कि आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, आप इससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसका मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, अगर आपकी समझ में आए तो। आप कोई भी बिज़नेस बाय करने जा रहे हैं, कोई भी रियल एस्टेट बाय करने जा रहे हैं, तो आपके पास XYZ कोई भी अमाउंट है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 करोड़ रुपये है और आपने वो इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप 10% अपना क्रिप्टो में लगा दें, बाकी 90% से आप अपना जो आप काम करने जा रहे हैं वही काम करें। तो आपको जो 10% क्रिप्टो में लगाने से जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, शायद वो आपकी 90% जो आपने दूसरी जगह इन्वेस्ट किया वो उससे ज़्यादा हो। तो मेरा काम, फिर मैं वही बात करूँगा कि मेरा काम आपको बताना है, गाइड करना है, बाकी अब आपके ऊपर है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप सबके माइंड में यही आ रहा होगा कि इसके अंदर आगे कैसे स्टार्ट लेना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आप आज की मेरी वीडियो देखेंगे, इसके बाद आप अपने रिव्यूज़ देंगे। अगर आपको मेरे बताने का तरीका समझ आया तो मैं इस पर मज़ीद आगे वीडियोस कंटिन्यू करूँगा। मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि कहाँ से अकाउंट बनना है, कहाँ से वॉलेट बनना है, क्या एक्सचेंज होती है, कैसे प्राइस एक्शन मूव करता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। एक दफ़ा आप क्रिप्टो स्पेस में आएंगे आप सीख जाएंगे सारी चीज़ें, पर यह कि आपको टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा उन पेरेंट्स के लिए जो विश करते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर्स बने और ह्यूमैनिटी को सर्व करें। तो इस बात को लेके मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा और है। ऑब्वियसली हम डॉक्टर्स के रोल को निगलेक्ट नहीं कर सकते, पर 90% ऑफ द पीपल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप कोई बिज़नेस इस तरह का करते हैं या आप इस तरह का कोई सेटअप करते हैं, आप इस तरह का कोई इकोसिस्टम बनाते हैं जहाँ से लोगों को बेनिफिट हो, तो आई गेस वो भी ह्यूमैनिटी को सर्व करने में ही आता है। सो एट द एंड आप सबको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह क्रिप्टो स्पेस में आके आप पैसे बना सकते हैं। आजकल के डिजिटल दौर में मिलियनेयर बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको राइट डायरेक्शंस चाहिए। मैंने कोशिश किया कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, आधी बातें आपको समझ आई होंगी, आधी आपको नहीं आई होंगी। जो बातें आपको समझ नहीं आई आप वो दोबारा जाके वीडियो में देख सकते हैं। होप सो आपको समझ आ जाएंगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप अपने तौर पे उसकी रिसर्च करें, आप मुझसे क्वेश्चन करें, आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करें, मैं आपको वहाँ पे आंसर्स दूंगा। बाकी आई होप कि ये सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको इस पूरे सेशन में कोई भी बात इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको आगे शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।